नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में गदगरी मूवमेंट, गदगरी रेबेलियन को समझेंगे। गदगरी रेबेलियन जो है वेस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र में एक इम्पोर्टेंट रेबेलियन है जो 1844 में हुआ था। तो इस गदकरी रेबेलियन, गदकरी विद्रोह पर जो भी क्वेश्चन है और इसका जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसको इस वीडियो में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ गदकरी रेबेलियन? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गदकरी विद्रोह का केंद्र था? तो इसका आंसर क्या होगा? कोल्हापुर। इसका आंसर क्या होगा? कोल्हापुर। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। 1844 के पश्चात कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों में बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया। तो हमें समझना है जो कोल्हापुर राज्य कब बना, कोल्हापुर राज्य कब बना और प्रशासनिक पुनर्गठन क्यों किया गया 1844 में? ऐसी क्या मजबूरी आई जो 1844 में प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया? ठीक है। गदकरी वंशानुगत सैनिक जाति के थे। जो गदकरी ने रिवोल्ट किया वो कौन थे? वंशानुगत सैनिक जाति के थे। ये मराठों के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करते थे और इनकी छटनी कर दी गई। ये जो दुर्ग में काम करते थे इनकी छटनी क्यों कर दी गई? किसने किया छटनी, ये देखेंगे। बेकारी का प्रश्न सम्मुख देखकर गदकरियों ने विद्रोह कर दिया और सम्मनगढ़ और भूदरगढ़ के दुर्ग को जीत लिया। तो ये गदकरी जिन्हें मराठों के दुर्ग से निकाल दिया गया था प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद, उन्होंने विद्रोह किया था। ये कब किया है? 1844 में। देखते हैं आगे इसको क्या क्वेश्चन है। देखिए, गदकरी अपराइजिंग जो है 1844 का है, ये कोल्हापुर में हुआ था। जब गदकरी अपराइजिंग हो रहा है वहीं पर महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी रिवॉल्ट भी हो रहा है। दोनों का स्टोरी एकदम सेम है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सेम है। तो अगर हम गदकरी अपराइजिंग को समझ जाएंगे तो सावंतवाड़ी अपराइजिंग को भी समझ जाएंगे। गदकरी अपराइजिंग पे एक और क्वेश्चन क्या है? गदकरी अपराइजिंग ऑफ 1844-45 वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द, गदकरी अपराइजिंग जो 1844-45 में हुआ ये किसके खिलाफ था? क्या मनी लेंडर के खिलाफ? तो नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ? हाँ। महाराजा ऑफ कोल्हापुर के खिलाफ? हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। गदकरी अपराइजिंग जो 1844-45 में हुआ है ये किसके खिलाफ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था और महाराजा ऑफ कोल्हापुर के खिलाफ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अब हम लोग थोड़ा सा कोल्हापुर स्टेट को समझ लेते हैं। जो कोल्हापुर स्टेट कब बना, इसका क्या बैकग्राउंड है। तो देखिए, ये यहाँ पर कोल्हापुर है, यहाँ पर सतारा है। ये आपको मराठवाड़ा इलाका है, ये मराठवाड़ा इलाका है जहां पर शिवाजी ने अपना साम्राज्य स्टार्ट किया था और शिवाजी ने अपना सम्राट स्टार्ट किया था। तो हम लोग कोल्हापुर के बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, शिवाजी का टाइम पीरियड क्या है? 1630 से लेके 1680। 1680 में शिवाजी का डेथ हो जाता है। उसके बाद शिवाजी के जो पुत्र है संभाजी, उनका टाइम पीरियड होता है 1680 से लेके 1689। 1689 में आपको संभाजी जो है औरंगजेब के द्वारा मार दिया जाता है और संभाजी के पत्नी और उसके बेटे शाहू को औरंगजेब जो है अपने साथ लेके आगरा चला जाता है। संभाजी के 1689 में मरने के बाद मराठा साम्राज्य का जो बागडोर है शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम के हवाले आ जाता है, जो 1689 से 1700 तक बागडोर संभालता है। शिवाजी और संभाजी जो जिस किले से शासन कर रहे थे उस किले का क्या नाम है? रायगढ़। रायगढ़ का किला, रायगढ़ का किला। ये रायगढ़ के किले से ही संभाजी की पत्नी और संभाजी का बेटा को मुगल औरंगजेब लेके जाता है और रायगढ़ के किले को क्या करता है? अपने अंदर में ले लेता है, उसको तोड़ देता है। तो मराठा का जो साम्राज्य है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अब राजा राम रायगढ़ किले से नहीं चला रहा है। राजा राम कहां से चला रहा है? सतारा से चला रहा है। सतारा से चला रहा है। तो सतारा का इंपोर्टेंस कब से आ गया? राजा राम से। उसके बाद राजा राम जो है 1689 से लेकर 1700 तक शासन करता है। राजा राम 1700 में मर जाता है। उसके बाद राजा राम की एक पत्नी ताराबाई, ताराबाई अपने बेटे शिवाजी टू के नाम पर 1700 से 1707 तक शासन करती है। 1707 में क्या होता है? 1707 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे
हिस्ट्री का, क्योंकि 1707 में मिडिवल इंडिया खत्म होता है और मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है, क्योंकि 1707 में औरंगजेब का डेथ होता है। 1707 में कोलकाता प्रेसिडेंसी का उदय होता है। कोलकाता प्रेसिडेंसी कब बना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोलकाता प्रेसिडेंसी आपको बना है 1707 में। तो 1707 ब्रिटिश हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, मुगल हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है और मराठा की हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साहू जो है, जो 1689 में औरंगजेब के द्वारा ले जाया गया था आपको आगरा, उस साहू को रिलीज किया जाता है 1707 में, ताकि ये साहू अपनी चाची ताराबाई से झगड़ा करे और मराठा में, मराठवाड़ा इलाका में अशांति आए, जिस अशांति का फायदा मुगल उठा सके, जिस अशांति का फायदा मुगल उठा सके। तो यही होता है, साहू जो है 1707 में ताराबाई से बैटल ऑफ खेद में युद्ध करता है और ताराबाई को हरा देता है और सतारा से ताराबाई को भागने के लिए विवश कर देता है। उसके बाद सतारा में किसका शासन आता है? साहू, साहू का शासन आता है, जो साहू पेशवा की मदद से, सबसे पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ, दूसरा पेशवा बाजीराव, तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव, इस तरीके से अलग अलग पेशवा की मदद से सतारा में शासन करता है। साहू जो है कहां पर रहता है? सतारा में रहता है और पेशवा जो है इसका प्राइम मिनिस्टर, ये कहां पर रहता है? पुणे में रहता है। अभी देखिए, हम लोग सतारा की कहानी समझ गए। जब सतारा में से ताराबाई 1707 में भगा दी जाती है, तो ये ताराबाई कहाँ जाती है? कोल्हापुर जाती है। कोल्हापुर में अपना ये राज दरबार एस्टैब्लिश करती है। कब? 1710 में। यही 1710 जो है कोल्हापुर स्टेट का बिगनिंग है। ये कोल्हापुर की जो कहानी है कहां से स्टार्ट होता है? मॉडर्न इंडिया में ताराबाई के द्वारा 1710 में कोल्हापुर स्टेट बनाया जाता है। और ये कोल्हापुर में जो शासन व्यवस्था स्टार्ट करता है, ये कोल्हापुर में शासन व्यवस्था कौन स्टार्ट करता है? आपको ताराबाई का बेटा, ताराबाई का बेटा का क्या नाम है? आप ताराबाई का बेटा हो गया शिवाजी वन ऑफ कोल्हापुर, डाइड इन, ये जो शिवाजी टू था जो 1707 से 1700 से 1707 तक शासन किया, इसको सतारा से भगा दिया गया। यही शिवाजी टू, यही शिवाजी टू अब 1710 से कोल्हापुर में शासन करना स्टार्ट करेगा। इसको भी 1700 शिवाजी टू, या इसी का नाम है शिवाजी वन ऑफ कोल्हापुर। इसी शिवाजी टू को 1714 ईस्वी में इसके सतीले भाई संभाजी टू के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। शिवाजी टू को शिवाजी टू के सतीले भाई संभाजी टू के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। राजा राम का दो पत्नी होता है, एक ताराबाई और दूसरा है राजसबाई। ताराबाई का दो पत्नी, एक राजा ताराबाई, राजा राम का दो पत्नी, एक ताराबाई और एक राजसबाई। तो ताराबाई कोल्हापुर स्टेट एस्टैब्लिश करती है। कब? 1710 में। 1710 से लेकर 1714 तक ये शिवाजी वन ऑफ कोल्हापुर शासन करता है और इसको इसका भाई संभाजी टू रिप्लेस करता है, जो राजसबाई का बेटा था। तो इस तरीके से हमको मालूम चल गया जो कोल्हापुर स्टेट 1710 में किसने एस्टैब्लिश किया था। यह है कोल्हापुर स्टेट का बैकग्राउंड स्टोरी। अब हम लोग देखते हैं कोल्हापुर स्टेट में क्या हो रहा है। ये जो कोल्हापुर स्टेट 1710 में बना, 1714 तक शिवाजी टू शासन कर रहा है। शिवाजी टू कौन है? ताराबाई का बेटा है। तो इसी तरीके से ये अलग अलग टाइम में यहाँ पर राजा शासन कर रहा है कोल्हापुर में। 1838 में क्या होता है? 1838 में शाहाजी जो है एक, यहाँ पर उसका डेथ हो जाता है और इस समय इस शाहाजी का जो बेटा है शिवाजी पांच केवल 8 साल का होता है। शिवाजी 5 जो है 8 साल का है। तो 8 साल का जो शिवाजी 5 है, इसको इसके एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स जो है एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट करता है। एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट करता है। कब अपॉइंट करता है? 1844 ईस्वी में। जिस ब्रिटिश रेजिडेंट का क्या नाम है? देखिए, इस ब्रिटिश रेजिडेंट का नाम है दाजी कृष्ण पंडित। ये ब्रिटिश रेजिडेंट का क्या नाम है? दाजी कृष्ण पंडित। याद रखिएगा, दाजी कृष्ण पंडित। ये दाजी कृष्ण पंडित, जब इस शिवाजी 4 यहां लिखा हो गया, देखिए यहाँ शिवाजी 4, यहाँ शिवाजी 5 लिखा गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये शिवाजी 5 ओरिजिनल अगर शिवाजी से काउंटिंग करें तो शिवाजी 5 होगा, लेकिन अगर कोल्हापुर स्टेट के रिस्पेक्ट में काउंट करें तो ये शिवाजी 4 होगा। तो इतना कंफ्यूजन में मत पड़िए। अभी ये समझिए जो कोल्हापुर स्टेट के रिस्पेक्ट में ये शिवाजी 4 है
और ओरिजिनल शिवाजी के रिस्पेक्ट में शिवाजी 5 हो जाएगा। तो 4-5 में कंफ्यूज मत कीजिए। यहाँ पे ये समझिए जो दाजी कृष्ण पंडित को ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में, ब्रिटिश एजेंट के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि ये शिवाजी 4 जो कोल्हापुर का है ये 8 साल का बच्चा है। अब ये जब दाजी कृष्ण पंडित ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में अपॉइंट होता है तो ये यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको चेंज करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो मराठा इलाका में जो किला सब था, जो किला में अलग अलग सैनिक सब काम करते थे, उस सब किले को ये ब्रिटिश रेजिडेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ला रहा है। और यहाँ पर जो किला में सैनिक काम कर रहे थे उसको जॉब से निकाल रहा। यहाँ पर जो किला में अलग अलग सैनिक काम कर रहे थे जो बेसिकली गदगरी जाति से बिलोंग करते थे, इनको जॉब से निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये गदगरी जो है रिवॉल्ट करता है, ये गदगरी जो है रिवॉल्ट करता है। इस गदगरी रिवॉल्ट को कौन लीडर है, कौन सपोर्ट करता है? तो इस गदगरी रिवॉल्ट का जो लीडर उसका नाम है बाबाजी अहिरकर। बाबाजी अहिरकर जो है इस गदगरी रिवॉल्ट को लीड करते हैं। और दाजी कृष्ण पंडित और ब्रिटिश रेजिडेंट जो है उस सबको कैद में ये कर लेता है। कौन? बाबाजी अहिर कर के नेतृत्व में गदगरी जो है ये बंदी बना लेता है। किसको? दाजी कृष्ण पंडित। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जेम्स ऑटरम को भेजता है बॉम्बे से यहाँ पर रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, और इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। तो ये है आपको बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ गदगरी रिवॉल्ट और कोल्हापुर की कहानी। एक बार हम लोग पढ़ लेते। देखिए, ए राइजिंग टुक प्लेस इन कोल्हापुर इन 1844। एक कोल्हापुर में विद्रोह स्टार्ट होता है। क्यों? ऑन द डेथ ऑफ शाहजी इन 1837। जब शाहजी की 1837 में डेथ हो जाता है तो शिवाजी फोर्ट हु वाज ए माइनर वाज रेज्ड टू द गद्दी एंड दाजी कृष्ण पंडित वाज अपॉइंटेड ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट। तो दाजी कृष्ण पंडित को मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। He become unpopular because of the changes which he introduced in the system of land revenue collection। ये क्या करता है? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम है उसको चेंज कर देता है। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का जो अमाउंट है, जो जितना लैंड रेवेन्यू इम्पोज किया जाता था उसको भी इंक्रीज कर देता है। He intended to take possession of forts in order to dismantle them and to disband the Gadgari, the hereditary servant attached to the fort। जो अलग अलग किले थे उस किले पर जो वंशानुगत नौकर के रूप में, सिपाही के रूप में ये गदगरी काम करे थे, उस सब को ये क्या कर रहा था? जॉब से हटाने की कोशिश करता। सारे किले को ये अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के, ब्रिटिश सैनिक के कमांड में कंट्रोल करना चाह रहा था। तो ये गदगरी लोग क्या किए? रिवॉल्ट किए। इस गदगरी का जो वहां पर कोल्हापुर में जो सिंपथाइजर था, हितैषी था, ये लोग भी गदगरी को बहुत सपोर्ट किया। Who enjoyed the sympathies of other class to place their lands under the supervision of मामला दर्ज। दिस प्रोवाइडेड ए कॉज ऑफ रिवॉल्ट। इसके कारण क्या हुआ? रिवॉल्ट हुआ। जब अलग अलग किले को, जिस किले को ये गदगरी कंट्रोल कर रहे थे, इस किले से इनको हटाया गया। किसके द्वारा? दाजी कृष्ण पंडित के द्वारा। तो ये गदगरी जो है बाबाजी अहिरकर के नेतृत्व में रिवॉल्ट कर देता है। द गदगरी ऑक्यूपाइड द फोर्ट्स ऑफ सामनगढ़ एंड बुद्धरगढ़। मच ब्लड एंड ट्रेजर्स ऑफ ब्रिटिश वाज एक्सपेंडेड टू सप्रेस द इंसर्जेंट एंड टू रिस्टोर द पीस। उसी तरीके से क्या रहा? इसी साल 1844 में सामंतवादी रिवॉल्ट होता है। सामंतवादी रिवॉल्ट होता है, इसका भी सेम काम है, सेम रीजन है। which was already seething with discontent was thrown into turmoil because of rising under the leadership of फोंड सामंत। तो यहाँ पर जो सामंतवादी रिवॉल्ट है ये भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज के कारण हो रहा है, और इसका जो लीडर है, इसके लीडर का नाम है फोंड सामंत। इसके लीडर का क्या नाम है? फोंड सामंत। इतना ही याद रखिए। और आपको गदगरी रिवॉल्ट जो रहा उसका लीडर का क्या नाम है? बाबाजी अहिरकर। दोनों का रीजन क्या है? जो आपको ये दाजी कृष्ण पंडित जो अपॉइंट होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके द्वारा जो नए नियम कानून बनाया गया उसके विरोध। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यंग राजा मैनेज द अफेयर्स ऑफ स्टेट ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी एंड द रिजल्ट वाज सो फार अनसैटिस्फैक्टरी दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज
obliged to interfere and nominate Daji Krishna Pandit as minister for the purpose of making an improvement in the administration. ये जो है दाजी कृष्ण पंडित को अपॉइंट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा. दाजी कृष्ण पंडित attempting to make reforms, a rebellion broke out in 1844 which extended the state of सावंतवाड़ी. जब ये आपको कोल्हापुर में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया दाजी कृष्ण पंडित के एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म के कारण, उसी तरीके से सावंतवाड़ी में भी रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. तो सावंतवाड़ी में जो रिवोल्ट हुआ उसको लीड कौन कर रहा है? फोंट सावंत. और गदगरी रिवोल्ट जो है उसमें बाबाजी अहिरकर. तो आपको समझ में आ गया होगा. ये कोल्हापुर का स्टेट की कहानी. यहाँ पर कोल्हापुर है, यहाँ पर ये कोल्हापुर है, ये देख लीजिए मैप में, ये कोल्हापुर है, ये सतारा है, यहाँ पर पूना है, यहाँ पर रायगढ़ है. तो रायगढ़ जो किसके समय था? शिवाजी के समय इंपॉर्टेंस था. पूना जो है आपको इंपॉर्टेंट कब तक रहा? थर्ड एंग्लो मराठा वार 1818 तक रहा. जब थर्ड एंग्लो मराठा वार में पेशवा को जो लास्ट पेशवा कौन होता है? बाजीराव द्वितीय. बाजीराव द्वितीय इसको कहां पर भेज दिया जाता है? इसको बाजीराव द्वितीय को कानपुर में भेज दिया जाता है. इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पर और तो कुछ गदकरी में नहीं है. देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था और महाराजा कोल्हापुर के खिलाफ था. तो ये आपको समझ में आ गया होगा गदगरी रिवेलियन का बैकग्राउंड स्टोरी. देखने के लिए धन्यवाद. कोई भी फीडबैक या क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं. अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब. थैंक यू.